किस तरीके से कुकरमुत्ते की तरह पैदा होते हैं लोग कुछ और आपका बेवकूफ़ बनाकर आपको कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं सोनिया गांधी को जेल डालूंगा, मैं राहुल गांधी को जेल डालूंगा, मैं शरद पवार को जेल डालूंगा, मैं इसको डालूंगा, मैं उसको डालूंगा, और अंततः उन्हीं की गोदी में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं और देश को ये बताते हैं कि हम तो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाते थे। सुनीता केजरीवाल जी को भी पता है कि जितना भी उनके पति तो जेल में है ही हैं, लोगों से जितना सपोर्ट मिल सके तो उतना बेहतर है। अब सपोर्ट कौन देगा उनको? भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी को सपोर्ट देगा। इस वजह से वो तमाम देश के भ्रष्टाचारियों से मिल रही हैं। भाई शरद पवार को कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारी कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचारी कहा, आज दोनों साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारी कहा और बाकी पार्टियों ने भी भ्रष्टाचारी कहा, आज दोनों साथ हैं। एक आदमी चोरी करे और चोरी करके जेल जाए और अगर उसको बेल दे दे कोर्ट तो वो आके इस देश में हिसाब मांगेगा क्या? भाई अगर संजय सिंह को बेल मिल गई तो वो क्या है, हिसाब मांगेंगे अपने दिनों का हिसाब नहीं मांगना है। बेल मिली है आपको, सिर्फ खाने को पैसे नहीं है तो दान कहां से दे दी जमीन? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। ये देश को बेवकूफ बनाने की बात है। कब्जे कर करके गलत प्रॉपर्टीज को कब्जा कर जो है उसका लैंड बैंक उतना हुआ है, आगे नहीं हो सकता। बहुत साफ बात। राजनीति में आते ही अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से लेकर लालू यादव के नाम की फाइल खोली थी और कहा था कि इन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल मुलाकात की है शरद पवार से, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। सर, इस मीटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई और अरविंद केजरीवाल तो मुझे लगता है अब इस तरीके के एक्सपोज इंसान हो चुके हैं जिनकी जितनी भी पुरानी चीज़ें उठाकर अगर इस देश को बताया जाए तो लोगों के पास हंसने के अलावा और दिल्ली के पास इस बात के अलावा कि कैसा बेवकूफ़ इस इंसान ने बनाया है और कुछ है नहीं। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड है भ्रष्टाचार को लेकर उसी दिन बदल गया था जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद से जब उनके खुद के मंत्री जेल में गए, वो जेल में गए, लगातार जेल में हैं, मंत्रियों को सालों साल जेल नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को खुद सालों से बेल नहीं मिली, मुख्यमंत्री बनकर भी अभी तक तिहाड़ में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनका जो अपना वो एक स्टैंड था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय, वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुका है। वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब जितने भी दिन उनके राजनीति में बचे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए बचे हैं, वो उसको बिताना चाहते हैं। वरना अगर बात करें तो आज हो सकता है कि इस देश में शरद पवार हों या भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव हों, अरविंद केजरीवाल उससे ज़्यादा ही हैं, कम तो नहीं है। इस देश में आज तक इतिहास है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार के विषय में जेल गया है तो सबसे पहले उसने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ऐसे अकेले इकलौते हैं जो मुख्यमंत्री भी हैं और अपने ही राज्य की जेल में है लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वजह साफ है, कुर्सी से चिपक कर रहना है चाहे किसी भी स्थिति तक पहुंच जाए। और जहां तक बात है सुनीता केजरीवाल जी की शरद पवार से मिलने की, ठीक है, महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं और एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल फाइल लहराते थे, शरद पवार का भी उस फाइल में नाम था कि वो भ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हम उनको जेल डालेंगे। ये देश को देखने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि किस तरीके से कुकरमुत्ते की तरह पैदा होते हैं लोग कुछ और आपका बेवकूफ़ बनाकर आपको कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं सोनिया गांधी को जेल डालूंगा, मैं राहुल गांधी को जेल डालूंगा, मैं शरद पवार को जेल डालूंगा, मैं इसको डालूंगा, मैं उसको डालूंगा, और अंततः उन्हीं की गोदी में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं और देश को ये बताते हैं कि हम तो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाते थे। आज अगर उनसे कोई सवाल करता है तो ये कहते हैं कि मोदी को हटाना ज़रूरी है। अरे कमाल की बात है, ये तो आपका एजेंडा नहीं था। आप देश को ईमानदार सरकार देकर तो दिखाते। लेकिन सच ये है कि बेवकूफ़ बनाने की एक कहानी चल रही है और उसी के अंतर्गत सुनीता केजरीवाल जी को भी पता है कि जितना भी उनके पति तो जेल में है ही हैं, लोगों से जितना सपोर्ट मिल सके तो उतना बेहतर है। अब सपोर्ट कौन देगा उनको? भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी को सपोर्ट देगा। इस वजह से वो तमाम देश के भ्रष्टाचारियों से मिल रही हैं। सर, आज जिस तरीके की बयानबाजी थी और आज जिस तरीके की चीज़ें आम आदमी पार्टी या सुनीता केजरीवाल के द्वारा की जा रही हैं, जैसा कि जिक्र आपने महाराष्ट्र के चुनाव का किया है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिल्ली में भी चुनाव हैं, तो क्या आने वाले चुनावों पर इस तरीके की जनता पर, इस तरीके के जो राजनेता हैं, केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, इन पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, विषय साफ है। भ्रष्टाचारी वर्सेस मोदी का चुनाव होना है, बहुत साफ है। भ्रष्टाचारी वर्सेस भाजपा का चुनाव होना है, भ्रष्टाचारी वर्सेस एनडीए का चुनाव होना है। एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी हैं जो इकट्ठे होकर लगातार काम कर रहे हैं देश में पहले, और हमने नहीं ऐसा कहा। भाई शरद पवार को कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारी कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचारी कहा, आज दोनों साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारी कहा और बाकी पार्टियों ने भी भ्रष्टाचारी कहा, आज दोनों साथ हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचारी भी कहा, गुंडागर्दी वाला भी कहा, और आज साथ
साथ में हैं। लेफ्ट वालों को गुंडा भी कहा ममता बनर्जी ने, उनसे लाठियां भी खाई, आज दोनों साथ हैं। और अगर खास तौर पर बात करें हम अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के पिताजी पर आय से अधिक संपत्ति का केस लगा ही कांग्रेस के समय में, तो जाहिर है कि वो उनको भ्रष्टाचारी मानते थे, आज सारे साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी स्थिति यही है। तो सब ये लोग जितना भी इकट्ठा इनका कुनबा है वो एक दूसरे को ऑलरेडी भ्रष्टाचारी बता चुके हैं, लेकिन आज इनको पता है कि इनकी स्थिति खराब है। किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद कर कर इस देश में सत्ता में आना चाहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जितना हो सकेगा शराब बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन इस देश की जनता ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही, साथ साथ ये भी बता दिया कि अभी तो फिलहाल इन भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, राज्य के चुनाव में भी यही स्थिति रिपीट होगी। शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया को बेल मिल चुकी है। इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि संजय सिंह भी शरद पवार से मिले थे और संजय सिंह भी कई बार ये कह चुके हैं कि अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या जितने महीने 17 से 18 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे हैं तो इसका हिसाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी देंगे? नहीं, हिसाब देने की जरूरत क्या है? हिसाब तो इन लोगों को देना है, इन चोरों को, भ्रष्टाचारियों को देना है। हिसाब तो संजय सिंह को देना है कि इतने लंबे समय जेल में रहकर आया हो, इतना मोटा भ्रष्टाचार किया, पैसा कहाँ है? हिसाब तो देना है मनीष सिसोदिया के को इतने लंबा समय भ्रष्टाचार में जेल में रहकर आए हो, इतना सारा पैसा दिल्ली का लूटा है, कहाँ है पैसा? हिसाब तो अरविंद केजरीवाल को देना है कि अभी तक बेल मिल नहीं रही है, जेल में है, वो जो भ्रष्टाचार का दिल्ली का पैसा लूटा है वो कहाँ है? हिसाब तो इन लोगों को देना है, देश की जनता को इनको समझाना है कि बताइए भाई पैसे कहाँ हैं। इन लोगों को हिसाब देश की जनता को देना है। इनके दिनों का कौन हिसाब? मान लीजिए एक आदमी चोरी करे और चोरी करके जेल जाए और अगर उसको बेल दे दे कोर्ट, तो वो आके इस देश में हिसाब मांगेगा क्या? भाई अगर संजय सिंह को बेल मिल गई तो वो क्या है, हिसाब मांगेंगे अपने दिनों का? दिनों का हिसाब नहीं मांगना है, बेल मिली है आपको, सिर्फ आपको हिसाब देना है कि जो पैसा लूटा है वो पैसा कहाँ है। मुझे लगता है बेहतर ये लोग हिसाब दें इस देश की जनता को और प्रदेश की जनता को, और दिल्ली के लोग भी अब समझ गए हैं। अभी उन्होंने देखा है कि किस तरह की स्थितियां बनी और दिल्ली में किस तरीके से सातों की सातों सीटें फिर से एक बार इनके हाथ से निकल गई है। इस बार दिल्ली में भी इनका बुरा हाल होने वाला है। इसी के साथ महाराष्ट्र के चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में भी चुनाव की तैयारियों जो है वो चल रही हैं और जल्द ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा। इसी के बीच में जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया, जिसको लेकर चर्चा जारी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये टारगेट किया जा रहा है एक तरफ वक्फ बोर्ड को। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि मैं मंदिर और वक्फ बोर्ड को हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को। नहीं, उद्धव ठाकरे कह सकते हैं ऐसा। अब आप उद्धव ठाकरे, पता नहीं कैसे उनका हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया उनके पिताजी के बाद से, लेकिन इस तरह की स्थितियां आमतौर पर कभी भी जो है शिवसेना की तरफ से जो अभी नकली है कभी आती नहीं थी। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ समय से मुस्लिमों से या गलत लोगों से इतना प्रेम उनको कैसे हो गया, वो तो वो जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्फ बोर्ड जो है इस देश में डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। कैसे बना, कहाँ से बना, देश बताए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में मुस्लिमों का हाल दलितों से भी बुरा है, और वक्फ बोर्ड कहता है कि हमें तो मुसलमानों ने ही प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है तब हम इतने बड़े हो गए। अगर इतने ही पैसे उन पर थे तो कहाँ से उन्होंने गिफ्ट कर दिया, और कहाँ से उनकी सच्चर कमेटी के हिसाब से उनकी हालत दलितों से भी खराब हो गई। ये देश को बेवकूफ़ बनाने से काम चलेगा नहीं। वक्फ बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। और एक बहुत सीधी सी बात है, मेरा घर है, कोई आकर सर्वे कर वक्फ बोर्ड जैसा जो बोर्ड है और ये कह दे कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वक्फ की हो जाएगी। इस देश में इस तरीके की गोरख धंधे और गुंडागर्दी और तानाशाही चलेगी नहीं। बात बहुत साफ है, आपको डीएम को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के समय जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। और ये क्या मतलब है, मैं अपनी 3 पीढ़ियों से एक घर में रह रहा हूँ और अगर कोई इस पर आकर दावा कर दे तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा मेरा घर है, ना कि दावा करने वालों को कि उसका वो घर कैसे। ये इस तरह की चीज़ें चलेंगी नहीं। वक्फ के मामले को लेकर स्थितियां बहुत क्लियर है। सरकार ने ऑलरेडी जो है बिल पेश कर दिया है, उसके अलावा जेपीसी में वो चला गया है और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जल्दी के जल्दी कानून भी बनेगा। और एक चीज़ और भी कि वक्फ का तो सिर्फ इतना नहीं है, इस देश में मुसलमानों की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ ने इस तरीके से हत्याई है। अब कहते हैं कि वो जो मुकेश अंबानी का जो घर है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कल कहेंगे कि राम मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, परसों कहेंगे काशी विश्वनाथ जो है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है, एक दिन कहेंगे कि पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है। तो इस तरह की तानाशाही थोड़ी ना चल जाएगी, इस तरह का बेवकूफ़ियाँ नहीं चल सकती। अगर उद्धव ठाकरे को लेकर बात करें तो आज वो ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड या फिर मंदिर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, पर यही उद्धव ठाकरे, इनके 9 सांसद जो
है वो वॉकआउट कर देते हैं उस समय पर जब केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल पेश किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने जिक्र किया कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो काफ़ी लोगों की ज़मीन को हथिया रखा है, पर तौकीर रज़ा तो कहते हैं कि यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसने भी ज़मीन ले रखी है वक्फ बोर्ड की, उसे छुड़ाने की वजह सरकार जो है वो ज़मीन छीनने की तैयारी कर रही है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, कल ये कहेंगे कि इस देश के 80% हिंदू जो हैं वो वक्फ की ज़मीन पर ही रहते हैं। हमारे देश के हर एक व्यक्ति के, हर एक हिंदू के घर वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के मुसलमानों का दलितों से भी बुरा हाल है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ के पास इसलिए बना दिया क्योंकि हमने दान दी। खाने को पैसे नहीं है तो दान कहां से दे दी जमीन? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। ये देश को बेवकूफ बनाने की बात है। कब्जे कर करके गलत प्रॉपर्टीज को कब्जा कर जो है उसका लैंड बैंक उतना हुआ है, आगे नहीं हो सकता। बहुत साफ बात है। आपको इस बात को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और देश में कानून सबके लिए है। कोई आदमी बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपना मकान बनाता है, कल आके वक्त से उस पर कब्जा ठोक दे और इतनी बड़ी संस्था है और उस पर दावा कर दे और आकर कहे कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे और ट्राइब्यूनल में भी उन्हीं के लोग होंगे। ऐसे नहीं चल सकता भाई। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, उसी से चलेगा।